नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती का सेकंड प्लेलिस्ट है जिसमें हम एक पहला प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इससे पहले हम एक प्लेलिस्ट करा चुके हैं जिसमें हमने आपको लगभग 9 प्रैक्टिस सेट कराए थे। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देख लें, वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अधिक देर ना करते हुए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी शुरू की गई है? तो दोस्तों आप सभी बताएंगे, इसका वीडियो को पॉज करके इसका सही जवाब बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्या है? बिहार। क्योंकि हाल ही में बिहार में जो है इसकी राजधानी पटना में, बिहार में कहाँ पर? बिहार के पटना में जो है टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो अब दोस्तों इससे संबंधित पॉइंट आपको ये भी याद रखने हैं कि ये जो प्रदर्शनी है ये किसके? तो G20 सम्मेलन के समय लगी थी और उसी को समर्पित थी। ये जो विशेष कला प्रदर्शनी थी टुगेदर वी आर्ट G20 में चलाई गई थी। और दोस्तों कब तक चली थी? तो 2 महीने तक चली थी, 2 माह तक चली थी। ठीक, 2 माह तक चली थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें कितने देश शामिल थे? इस जो प्रदर्शनी में कितने देश शामिल थे? तो इसमें 29 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे दोस्तों? 29 देश शामिल थे। आपको ये बात याद रखनी है। आपको जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगता है आप उसको कॉपी में जरूर नोट करते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। मुख्यमंत्री सोलर मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है, इनमें से आप बताएंगे कौन सा सही जवाब है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। क्या है? मेघालय। दोस्तों ये जो मेघालय राज्य है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस मुख्यमंत्री सोलर मिशन स्टार्ट किया है, जिसमें लगभग कितना खर्च आया आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी लागत कितनी है। तो इसमें इसकी जो लागत है वो है 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़। और दोस्तों इसका एक मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि जो मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उन तक बिजली पहुंचाना और उन्हें नई जो नवीकरणीय हमारे संसाधन हैं उनसे अवगत कराना। दोस्तों ये इसका सही मोटो है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ई ऑफिस लागू करने वाला पहला जिला बन गया है? ई ऑफिस लागू कर दिया है उसने। कौन सा जिला ऐसा है पहला बन गया है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उत्तर प्रदेश है और क्वेश्चन भी ऐसा है कि ई ऑफिस लागू कर दिया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब होगा कन्नौज, द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आप बिल्कुल इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे, महात्मा बुद्ध ने, वो दिए थे पाली भाषा में। अब दोस्तों एक आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि अब तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। अब इसको नया मॉडरेटर ये पूछा सकता है कि पाली भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ? पाली भाषा का उद्गम, पाली का उद्गम तो आप याद रखेंगे, इसे नोट कर लेंगे कि कलिंग से। ठीक है दोस्तों, जो उड़ीसा में पड़ता है कलिंग, वहाँ से पाली भाषा का उद्गम हुआ। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, यहाँ पर बुद्ध पूछा है, हो सकता है वहाँ से आपसे महावीर स्वामी के बारे में पूछा जा सके। महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? तो आप याद रखेंगे वो दिए हैं प्राकृत भाषा में। किस में दिए हैं? प्राकृत भाषा में दोस्तों। तो आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? भारत के किस क्षेत्र का जो है कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। जो असम का प्राचीन नाम था वो था कामरूप। असम, इसका जो प्राचीन नाम था वो था कामरूप। ठीक, इसके अलावा एक और नाम है जो आपको याद रखना है, जो असम का ही है, वो है प्राग ज्योतिषपुर। क्या है? प्राग ज्योतिषपुर।
दोस्तों ये भी जो है जब वर्मन वंश चल रहा था तब भी जो है ये नाम बहुत प्रचलित था असम का। तो आप याद रखेंगे कामरूप और प्राग ज्योतिषपुर इसके नाम है असम के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। हुमायूं की जीवनी को डैश के द्वारा लिखा गया। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गुलबदन बेगम। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। लेकिन इससे जरूरी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम और भी याद रखें। जैसे आप बताइए इसका जवाब कि बाबर की जो जीवनी थी, बाबर की जीवनी वो किसने लिखी थी? अगर आपसे पूछ दिया जाए बाबर की, तो पहले तो उनकी जीवनी का नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या था? तुजुक ए बाबरी। और दोस्तों ये तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? तो आप याद रखेंगे बाबर ने स्वयं लिखी थी, बाबर ने। ठीक, तुजुक ए बाबरी। अगर हम बात करें हुमायूंनामा, बाबर के बाद आए हुमायूं, तो हुमायूंनामा किसने लिखा? तो वो गुलबदन बेगम ने लिखा, गुलबदन बेगम। ठीक, अब अगर दोस्तों हम बात करें अकबर की जीवनी जो लिखी गई, अकबर की जीवनी जिसे बोलते हैं आईने अकबरी, आईने अकबरी। तो दोस्तों आईने अकबरी किसने लिखी? तो याद रखेंगे आप याद रखेंगे अबुल फजल ने लिखी। किसने लिखी दोस्तों? अबुल फजल ने लिखी। आप याद रखेंगे, इसे नोट कर लेंगे दोस्तों। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे हमारे भारत में 2 औरंगाबाद जहाँ तक मैं जानता हूँ। एक देखिए आप बिहार में है, औरंगाबाद बिहार में, और एक है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो औरंगाबाद है वो महाराष्ट्र वाला आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मलिक अंबर। जो औरंगाबाद शहर का संस्थापक है वो है मलिक अंबर। और आपको ये भी बताएं दोस्तों, इस औरंगाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो मलिक अंबर ने इसकी स्थापना की थी सन 1610 ईस्वी में। कब की थी दोस्तों? 1610 ईस्वी में। और आप याद रखेंगे जो बहुत ही आज की ऐतिहासिक गुफाएं हैं जैसे कि अजंता एलोरा, वो इसी के समीप हैं, अजंता एलोरा। तो दोस्तों इस वजह से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और आपको इसे पता होना चाहिए बिल्कुल कि औरंगाबाद के शहर की स्थापना सिकंदर मलिक अंबर ने 1610 में की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? अब देखिए दोस्तों, ये जो विद्रोह है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, किसान विद्रोह। अब देखिए दोस्तों, इससे आपको एक बात मैं बता दूं कि जितने भी किसान विद्रोह हैं, जनजातीय विद्रोह हैं, दोस्तों आपको रेडी करके जाने हैं, क्योंकि इनके पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। दोस्तों बिल्कुल आपको जहाँ से भी मिले आप रेडी करिए। हम अपने प्रैक्टिस सेट में उन्हें प्रैक्टिस के रूप में कराएंगे, तो आप उनका जवाब दीजिए और अपनी तैयारी का पता करिए कि आपकी तैयारी किस तरह की है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पाथरू घाट विद्रोह है। दोस्तों ये भी असम के आसपास हुआ था, असम में। और दोस्तों इसमें हुआ ये था कि लगभग ये 1894 की घटना है, पाथरू घाट विद्रोह की। जब अंग्रेज़ की नीतियों के खिलाफ जो किसान विद्रोह कर रहे थे, उनमें से हुआ ये था कि उसमें भी एक अंग्रेज़ ने गोली का ऑर्डर दे दिया था, जिससे हुआ क्या था कि 140 किसानों की हत्या हो गई थी। कब? कितने किसानों की? 140। और इसे ये समझ लीजिए दोस्तों, इसे असम में जलियांवाला बाग के नाम जाना जाता है कि ये घटना असम के जलियांवाला बाग से संबंधित हो गई। वहाँ पे 140 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हुआ कब था? 1894 में। कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था। ठीक है, क्या था? किसान विद्रोह था, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? बहुत ही दोस्तों बिल्कुल हलवा क्वेश्चन इसे मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। अब दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि ये विभाजन लागू कब से हुआ था? दोस्तों लागू हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। और इस दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो आप ये बातें याद रखेंगे।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था दोस्तों। तो दोस्तों जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन के जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। कौन थे दोस्तों? क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे, देखिए 3 आपको तथ्य याद रखने। एक, जब 1857 का विद्रोह हुआ तब कौन था प्रधानमंत्री। एक आपको याद रखना है, गोलमेज सम्मेलन में पूछा जाता है, गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था प्रधानमंत्री। और एक है आज़ादी के समय। देखिए आज़ादी का तो आपको पता चल गया कि एटली थे। कौन थे? एटली थे। लेकिन अगर हम बात करें कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तब कौन था, तो वो थे पामस्टन। कौन थे दोस्तों? पामस्टन आप याद रखेंगे। और जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो रैमजे थे। कौन थे? रैमजे। तो आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। अब देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान की अनुसूची 7 में केंद्र तथा राज्य के मध्य जो है विभिन्न विषयों का बंटवारा किया गया है। और वो विषय क्या क्या है? तो सबसे पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और इस दोनों के जो मध्य में रहता है वो है समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, हम पहले भी आपको ये क्वेश्चन करा चुके हैं कई बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप याद रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो हम यहाँ पर बात कर लें, अगर हम संघ सूची की बात करें दोस्तों, आप कॉपी पेन लेकर रहिए और कॉपी में नोट करिए कि इसमें कुल कितने विषय हैं। तो कुल वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने दोस्तों? 100 विषय हैं। और संघ सूची में आपके कौन कौन से मामले? रक्षा के, ठीक, विदेश मामले, आप नोट करते चलिए, विदेश मामले, मुद्रा और सिक्का जो हो गया ये आपका संघ सूची में है। युद्ध और शांति ये भी आपके जो है संघ सूची में है। परमाणु ऊर्जा, राष्ट्रीय संसाधन, जो आपका रेलवे है, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ वगैरह ये सब आपका जो है संघ सूची में आ जाएगा। वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? तो कुल 100 विषय हैं। अगर हम बात करें राज्य सूची की दोस्तों, किसकी? राज्य सूची की अगर बात करें तो दोस्तों वर्तमान में इसमें कुल 61 विषय रखे गए हैं। कितने विषय? 61 विषय रखे गए हैं। जैसे कि आपके राज्यों के जो मध्य व्यापार होता है, राज्यों से राज्यों के मध्य जो व्यापार है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। बाजार मेले बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाजार व मेले। तो ये आपका दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपका जो पुलिस है ये भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। मत्स्य पालन, स्थानीय सरकारें, ये सब जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसके बाद तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची। कौन सी दोस्तों? समवर्ती सूची। अब दोस्तों इस सूची में दोनों राज्य और संघ दोनों का हस्तक्षेप रहता है। इसमें वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। कितने दोस्तों? आपको क्रम से याद रखना है, 100, फिर 61, कम क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है, 100, 61 और 52। दोस्तों जो समवर्ती सूची में आपके बहुत कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि वन, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आपका समवर्ती सूची में आप याद रखेंगे। बिजली, शादी व तलाक, श्रमिक संघ, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, यह भी आपका समवर्ती सूची में है। और ये सब जो है आप याद रखेंगे। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और कॉपी में जरूर दोस्तों लिखते चलिए ताकि जब पेपर आए तो आप बस एक फास्ट रिवीजन करके पेपर देने जाएँ। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों संसद को बुलाने की शक्ति जो होती है वो होती है हमारे राष्ट्रपति जी के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और ये दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के दोनों सदनों को बुला सकते हैं। किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में जब गतिरोध हो जाता है तब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष, जिन्हें स्पीकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? स्पीकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। और आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। पंचायती राज संस्थाओं में
मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हम सभी को पता है जो पंचायत है, पंचायत राज व्यवस्था है, वह 3 स्तर पर होती है। सबसे जो ऊपर स्तर होता है वो जिला परिषद का होता है। किसका होता है दोस्तों? जिला परिषद का, आपको याद रखना है। इसके बाद होता है पंचायत समिति, पंचायत समिति, ठीक। और तीसरा जो स्तर है वो है आपका ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि मध्यवर्ती स्तर कौन सा होता है, तो मध्यवर्ती जो स्तर होता है वो होता है पंचायत समिति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अब देखिए यहाँ ऑप्शन आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं, पंचायत समिति इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए भूमध्य रेखा से, देखिए इससे हमारी ये अर्थ है दोस्तों, ठीक। अब देखिए जैसे ही आप, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये देखिए भूमध्य रेखा बना दी मैंने। अब जैसे ही देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जैसे ही आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको ये देखिए इस तरह के वृत्त बने हुए मिलेंगे, इस तरह के वृत्त, ठीक है। कह रहा है कि इन वृत्तों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए पहले तो आर्कटिक वृत्त तो है नहीं, ठीक है। कर्क रेखा, कोई एक रेखा तो पूछी नहीं गई है। अंटार्कटिक वृत्त तो है नहीं। देखिए एक ही ऑप्शन आपका बचता है जो है, क्योंकि ये समानांतर अक्षांश रेखाएं, क्या है ये दोस्तों? समानांतर हैं और अक्षांश रेखाएं। दोस्तों ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओरोलॉजी। जो पर्वतों का अध्ययन होता है उसे ओरोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ओंकोलॉजी, तो दोस्तों ये एक आयुर्विज्ञान की शाखा है, आयुर्विज्ञान की, जिसमें दोस्तों कैंसर का, जो कैंसर संबंधित है, किससे संबंधित है? कैंसर से संबंधित है, उसके अध्ययन को कहा जाता है यहाँ पे आपको ओंकोलॉजी। अगर हम बात करें अश्वमुद्रण, जो लिथोलॉजी होता है दोस्तों, ये भूविज्ञान की एक शाखा है, भूविज्ञान, जिसमें चट्टानों, शैलों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें ऑर्निथोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, कि ये जो होता है ये पक्षियों के अध्ययन संबंधित है, पक्षियों के अध्ययन से, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओरोलॉजी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों एम्स्टर्डम की राजधानी है। अब देखिए दोस्तों आपको राजधानियाँ और उनके करेंसी जरूर याद करके जानी है कि किस देश की कौन सी राजधानी है और उसकी क्या करेंसी, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन जाता है हर पेपर में कहीं ना कहीं। दोस्तों एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नीदरलैंड। क्या है दोस्तों? नीदरलैंड। अब देखिए हम यहाँ जितने भी देश दिए इनकी भी राजधानी देख लेते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी क्या है? हम सभी को पता है दोस्तों, अबू धाबी। क्या है दोस्तों? अबू धाबी इसकी राजधानी है। नीदरलैंड की हम बात कर चुके हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इसकी राजधानी है सियोल। क्या है दोस्तों? सियोल, ठीक। और बात करें कि दक्षिण कोरिया में कौन सी राजधानी वो चलती है, तो आप वॉन चलती है, वॉन, ठीक है, याद रखेंगे। अबू धाबी में दोस्तों बताइए, यूएई में आप बताइए दोस्तों अबू धाबी में कौन सी करेंसी चलती है। इसके बाद हम बात करें इटली में, तो दोस्तों इटली की जो राजधानी है वो है रोम, ठीक है। और इटली की राजधानी, इटली का बताइए इसकी करेंसी क्या है दोस्तों, आप इसको सर्च करिए और ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? अब देखिए दोस्तों भारत नहीं कह रहा है, यहाँ पूरा एशिया पूछा गया, एशिया की सबसे बड़ी घाटी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डोंग घाटी। जो डोंग घाटी है ये एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। और दोस्तों कहाँ पर है डोंग घाटी? तो ये नेपाल में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? नेपाल में। और ऐसा माना जाता है कि इस घाटी को वहाँ के स्वदेशी जो थारू लोग हैं उनके द्वारा बसाया गया है, थारू लोगों द्वारा। किनके द्वारा? थारू लोगों द्वारा, थारू जनजाति द्वारा इस घाटी को वहाँ पर बसाया गया है, डोंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दूध सागर जलप्रपात जो है वो आपका कहाँ पर है दोस्तों? गोवा में है। अगर हम इसके अलावा बात करें जो गोकक है, गोकक जलप्रपात कहाँ पे दोस्तों? ये गोकक नदी पर ही है, गोकक नदी। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो आप याद रखेंगे कर्नाटक में। कहाँ पर?
कर्नाटक में। इसके अलावा बात करें डुडमा, अब देखिए दोस्तों जो डुडमा है वो है ओडिशा में। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। और ये किस नदी पर पड़ता है? तो आप याद रखेंगे मचकुंड नदी। कौन सी है? मचकुंड नदी पर ये जलप्रपात पड़ता है। इसके बाद आता है जो शिव समुद्रम है, ये दोस्तों कावेरी नदी पर पड़ता है। और शिव समुद्रम कावेरी और कावेरी ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। दोस्तों ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। तो आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इतनी बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों आप वीडियो देखने में इतने मगन हो जाते हैं कि फिर आप लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको हिंदी की तैयारी करनी हो या मैथ की तैयारी करनी हो तो हमारे चैनल में अरविंद सर इस चीज़ को मैथ और हिंदी पढ़ाते हैं। वो बहुत ही शानदार मैथ और हिंदी पढ़ाते हैं। दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना हो, हिंदी पढ़नी हो, तो आप वहाँ जाकर चैनल से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन है, गुरु जल हैवी वाटर का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों ये देखिए पहली चीज़ तो दोस्तों ये दो तरह से क्वेश्चन है। देखिए एक तो जीके का तो है और ये विज्ञान का भी दोस्तों क्वेश्चन है आपका। गुरुजल का निर्माण कहाँ होता है? देखिए कहाँ होता है तो ये आपका उससे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हो गया। लेकिन निर्माण अब देखिए हैवी जल है तो आपका ये साइंस से रिलेटेड है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ट्राम्बे। कहाँ होता है? ट्राम्बे में होता है। जो कि ट्राम्बे कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है ट्राम्बे? महाराष्ट्र में। अब देखिए दोस्तों इसके बाद अगर बात करें जो गुरु जल होता है तो ये हैवी वाटर जो, अब देखिए जो हाइड्रोजन होता है उसका समस्थानिक है ड्यूटेरियम। क्या है दोस्तों? ड्यूटेरियम। और ये जो है ड्यूटेरियम ही होता है, यानी कि D2O। क्या होता है? D2O। पूछा जा सकता है आपसे विज्ञान में कि जो हैवी वाटर यानी कि जो कठोर जल है वो किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का, और इसका नाम है ड्यूटेरियम। क्या नाम है? ड्यूटेरियम, जिसका ये ऑक्साइड बना लेता है और इसी को बोलते हैं भारी जल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर कि ट्राम्बे में इसका निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों बहुत अच्छे से तैयारी करिए और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को आप जांच सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।